माइंडसेट स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th का साइंस बुक है। चलिए इसको पढ़ते हैं। ये तीसरा लेक्चर है। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखे तो शुरू से आगे उसको देखें, उसके बाद इसको देखें। क्या शुरू से देखिएगा तो समझ में अच्छा से आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्रियाकलाप 1.9। इसके बाद पढ़ते हैं। लोहे की 3 कील लीजिए और उन्हें रेगमाल से रगड़कर साफ कीजिए। ये तथा बी से चिन्हित की हुई 2 प्रश्नाली लीजिए। प्रत्येक प्रश्नाली में 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। 2 कीलों को धागे से बांधकर सावधानीपूर्वक प्रश्नाली बी के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक चित्र 1.8 ये डुबो कर रखिए। तुलना करने के लिए एक कील को अलग रखिए। बीस मिनट पश्चात दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लीजिए। प्रश्नाली ए तथा बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना चित्र 1.8 बी में कीजिए। कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो कीलों के रंग की तुलना बाहर रखी कील चित्र 1.8 से कीजिए। देखिए ये प्रश्नाली है, ये धागा है, धागा से बांधा है। सो कॉपर सल्फेट का विलयन है, लोहे की कील है, ये स्टेड है, पकड़ के इसको रखा है खड़ा। सो कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबे हुई लोहे की कील। देखिए ये कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबा हुआ है और बाहर वाला से तुलना करने बोलता है। लोहे के कील देखिए एक ठो कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाली हुई लोहे के कील, कॉपर सल्फेट से बाहर निकाला सो इस प्रकार दिख रहा है। और कॉपर सल्फेट का विलयन प्रश्नाली ये वाला ये है। और कॉपर सल्फेट प्रश्नाली लेस्टोड अभिक्रिया मिश्रण प्रश्नाली बी है। प्रयोग से पहले तथा उसके उपरांत लोहे के कील तथा कॉपर सल्फेट के विलयन की तुलना। लोहे के कील का रंग भूरा क्यों हो गया तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया। देखिए इसको जो रंग है कॉपर सल्फेट के, जो कॉपर सल्फेट में डुबो कर रखता है उसका रंग नीला मलिन हो जाता है। क्यों होता है इस प्रकार से बताया। इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित अभिक्रिया हुई। जो इसका क्रिया है इसमें कितने प्रकार की अभिक्रिया हुआ। देखिए
Fe आयरन प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu आयरन सल्फेट। इस अभिक्रिया में लोहे आयरन से दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस क्रियाकलाप को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में दूसरे तत्व को कॉपर सल्फेट को विस्थापन कर दिया तथा हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में Zn प्लस CuSO4 एरो इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। देखिए यहाँ पे Zn अकेले में था और यहाँ पे CuSO4 इसमें Cu प्लस SO4 इसमें दोनों मिला हुआ था, तो ये दोनों आके मिल जाता है। जैसे में CuSO4 इस तरह मिल जाता है और जो Cu कॉपर था इसको बाहर अकेले रख दिया। इसको इस प्रकार जो अभिक्रिया होता है उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में यहाँ पे Pb है प्लस CuCl2 है, तो यहाँ पे Pb और CuCl2 एक साथ हो गया और से कॉपर फिर अलग हो गया। ये कॉपर क्लोराइड और लेड क्लोराइड। इस प्रकार के अभिक्रिया को जैसे में दो जब भी रहेगा दो ठो मिला हुआ रहेगा, इसका एक ठो इधर वाला इसमें आके मिल जाएगा, इधर वाला इसमें मिल जाएगा और ये Cu जो रहेगा सो बाहर हो जाएगा। ठीक है। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है। वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। अब विस्थापन अभिक्रिया देखें। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया देखेंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्रियाकलाप 1.10 एक परखनली में 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए। एक अन्य परखनली में 3 ml बोरियम क्लोराइड लीजिए। दोनों विलयन को चित्र 1.9 में मिला दीजिए। आपने क्या देखा? ये चित्र 1.9 है। सोडियम सल्फेट के विलयन युक्त प्रखनली, सोडियम सल्फेट है इसमें था सो इसमें डाल रहा है। बोरियम क्लोराइड के विलयन युक्त प्रखनली, इसमें बोरियम क्लोराइड इसमें मिला हुआ था, तो बोरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड का निर्माण। आपने देखा कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अम्लीय है। इस अम्लीय पदार्थ को अपेक्षित करते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेपण का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार के जो जैसे में रहेगा सोडियम SO4 प्लस BaCl2 इको मिलकर BaSO4, जैसे में यहाँ पे Ba था और SO4 इससे मिलके यहाँ पे बना और Na2 यहाँ पे था Na2 और इसमें Cl2 ये सब मिलके बना। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए सोडियम सल्फेट और बोरियम क्लोराइड, तो बोरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड बना। ऐसा क्यों होता है? Ba+2 तथा SO4 की अभिक्रिया से BaSO4 के अवक्षेपण का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें
कारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में इसमें अदला बदली जो होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए क्रियाकलाप 1.2 में पर ध्यान दें। क्रियाकलाप 1.2 जो सुबह बताए थे वो फर्स्ट लेक्चर में, जिसमें आपने लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिश्रित किया था। अपक्षेपित किस रंग का था? क्या आप अपक्षेपित यौगिक का नाम बता सकते हैं? इस अभिक्रिया में के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या यह भी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? क्या इस प्रकार की जो अभिक्रिया हुआ था तो द्विविस्थापन अभिक्रिया था? हाँ। उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया इसके बारे में पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 1.11 आयन चयन। डिश में 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर उसे गर्म कीजिए। चित्र 1.10 में आपने क्या देखा? इस प्रकार से लेना है। कॉपर चूर्ण युक्त चयन डिश इस प्रकार से लेकर जली तिपाई बर्नर इसे जला के करने बोलता है। कॉपर का सल्फेट ऑक्साइड में उपचयन। कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बना? इसमें काला परत जो बन जाता है सो क्यों बनता है? यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बनता है। किससे बनता है? ऑक्सीजन कॉपर सल्फेट में ऑक्सीजन के योग से, ऑक्सीजन जो जलता है उसके योग से बनता है। Cu प्लस O2 और तापमान तो बनता है CuO। इस गर्म पदार्थ CuO के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की कील परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में परिवर्तित अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। CuSO प्लस H2O इक्वल टू तापमान देने के बाद Cu प्लस H2O दो विधि में टूट रहा है। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। जब ऑक्सीजन का वृद्धि होता है तो ऑक्सीजन का जब वृद्धि होगा तो उसे कहेंगे उपचयन हुआ है। और जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो उसे तो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। तो यहाँ पे देखिए CO यहाँ पे ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन को यहाँ पे इसमें Cu तो इससे टूट के अलग हो गया। इसमें क्या हुआ? इसमें अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है तो इसे अपचयन कहेंगे और इसको CO को उपचयन कहेंगे। इसमें देखिए ऑक्सीजन जुड़ गया इसमें तो इसमें वृद्धि हुआ
तो इसे उपचयन कहते हैं। जिसे ऑक्सीजन में दोनों मिलके इसमें जुड़ेगा तो इसको उपचयन कहते हैं, और जिसमें टूट के अलग हो जाएगा उसे अपचयन कहते हैं। यहाँ पे देखिए अच्छा से बताया गया है। अभिक्रिया 1.9 में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए यह अपचित हुआ है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यह उपचित हुआ है। तो अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। इस अभिक्रिया को उपचयित अपचयित या अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये उपचयित अपचयित को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे CO है, तो यहाँ पे देखिए इसमें ऑक्सीजन निकला, तो ये इसको क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। जैसे ऑक्सीजन यहाँ से हट गया तो इसको अपचयन कहेंगे। और यहाँ पे देखिए H2O, इसमें ऑक्सीजन जुट गया तो इसको क्या कहेंगे? उपचयन कहेंगे। इसे रेडॉक्स के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे में ZnO+C। तो यहाँ पे देखिए ZnO ये टूट गया, तो यहाँ पे देखिए इसमें ZnO जो था जो टूट गया, तो इसको क्या बोलेंगे? जो टूट के अलग हो गया है तो इसको बोलेंगे अपचयन। और इसमें देखिए Cu है, C है, और यहाँ से O जुट गया तो इसको क्या बोलेंगे? उपचयन। जिसमें जुट जाता है, जिसमें जुटेगा उसे उपचयन कहते हैं, उपचयन कहते हैं। और जिसमें हट जाएगा उसे अपचयन कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। अभिक्रिया में कार्बन उपचयित होकर CO+ तथा ZnO उपचयित होकर Zn बनता है। अभिक्रिया में HCl में उपचयित तथा MnO तथा MCl2 में उपचयित हुआ है। वही जो इसमें बताएं यहाँ पे हट जाता है तो उसको क्या होता है, सब वही सब दिया हुआ है यहाँ पे। जैसे में देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड था, इसमें हट गया ऑक्सीजन, इसे क्या बन गया? जिसमें ऑक्सीजन हट जाता है उसे कहते हैं अपचयन, और जिसमें जुट जाता है उसे उपचयन कहते हैं। यहाँ पे देखिए HCl था, इसमें ऑक्सीजन जुटा, इसे उपचयन हुआ, ठीक है, और इसे अपचयन हुआ। ठीक, ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। जब ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन का वृद्धि होगा तो इसे क्या बोलेंगे? अपचयन अभिक्रिया। क्रियाकलाप 1.1 में पर ध्यान दीजिए, जिसमें एक चमकदार ज्वाल के साथ मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन होता है तथा यह सफेद पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है या अपचयन। तो इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो अपचयन हो रहा है। क्या आप दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है?
संरक्षण। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी वस्तुएं चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालीयुक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे का जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? अब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, अर्थात आदि के संपर्क में आती है, तब ये संक्षारित होती है और इस विक्रिया को संरक्षण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संरक्षण को अन्य उदाहरण है। जैसे में लोहे के बाहर में रख देते हैं तो उसमें भूरा रंग हो जाता है, उसे जो जंग लग जाता है तो उसको क्या कहते हैं? संरक्षण। जंग लग रहा है तो इसे अभिक्रिया हो रहा है। तो तांबा जो रहता है इसके ऊपर हरी परत चढ़ जाता है, जो बहुत दिन तक रख देंगे तांबा को तो अपने आप उसे अभिक्रिया हो जाता है। जैसे में लोहा में हवा के संपर्क में आते अभिक्रिया हो जाता है, इसी प्रकार तांबे में भी अभिक्रिया होकर हरे परत में चढ़ जाता है। जैसे में वो लोहे में भूरा रंग चढ़ जाता है तो इसमें हरा रंग चढ़ता है, ठीक है। और तांबा में काली रंग चढ़ता है। चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाता है। चांदी को रहेगा धातु और बहुत दिन तक उसको साफ उफ नहीं करेंगे तो काली परत चढ़ जाएगी। संरक्षण के कारण कार के चढ़े पुल, लोहे की रंगीन जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुएं की बहुत क्षति होती है। लोहे का संरक्षण एवं गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। अध्याय 3 में आपको संरक्षण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। जो चैप्टर 3 है इसमें जो जिसका कार्य चढ़ जाता है इसके बारे में अच्छा से चैप्टर 3 में बताया जाएगा। विकृत गंधिता। वायुयुक्त तथा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी रह जाती है तब उसका स्वाद गंधी कैसी होती है। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत हो जाते हैं तथा उसे स्वाद का गंध बदल जाते हैं। जब कोई भी खाना उना बना कर रख देते हैं बहुत दिन तक हो जाता है तो उसका गंध क्या बदल सड़ जाता है तो खराब लगने लगता है, वही बोल रहा है। प्रातः तेलीय तथा वायुयुक्त खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकरण मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयित की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि जिप्सम बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसे नाइट्रोजन
जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि जिप्सम का उपचयन ना हो सके। जैसे हम लोग कुरकुरिया ये सब खाते हैं, जैसे हम कुरकुरिया है जो पैकेट वाला जो सामान रहता है वो बहुत दिनों तक ले ख़राब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। जो पैकेट को एक बार फोड़ दीजिएगा जिसमें उसका हवा निकल जाएगा तो वो जो रहेगा उसके अंदर वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए वो पैक रहता है और हवा भरा रहता है। वो जो हवा भरा रहता है उसमें से कौन सा हवा भरा रहता है? नाइट्रोजन जैसे युक्त गैस भरा रहता है जिसके कारण उपचयन होता है, इसके कारण वो खराब जल्दी से नहीं होता है। ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब इसका प्रश्न जो बाकी है सो अगला वीडियो में करा देंगे पूरा कंप्लीट। ठीक है, एक बार आप अपने से शुरू से अंत तक रीडिंग कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।